गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आज हम हमारी क्लास में जो आपका चैप्टर चल रहा था पाठ 12 मरु सौंदर्यम, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था श्लोक नंबर 5 तक। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट श्लोक नंबर 6। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। वर्षागमे चारु मरुम विहाय कौ अन्यत्र कश्यापि रमेत चित्तम सरेषु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरद प्रसन्नम शरीरम चैका अस्ति। अर्थात सबसे पहले हम इसका श्लोक का अन्वय करते हैं। तो क्या बताया गया है इस श्लोक के अंतर्गत, उसे देखते हैं। वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र कौ कश्यापि चित्तम रमेत यस्मिन् वर्षा समय अपि सरहसु शरत प्रसन्नम सलिलम चैका अस्ति। अर्थात थोड़ा सा देखिए, दोनों चरणों के अंतर्गत एक दो शब्दों को आगे पीछे किया गया है। तो देखते हैं, वर्षागमे अर्थात वर्षा काल में, चारु मरुम अर्थात चारु अर्थात सुंदर, मरुम अर्थात मरुस्थल को, विहाय अर्थात छोड़ करके या त्याग करके, अन्यत्र अर्थात कहीं दूसरी जगह, कव अर्थात किसका, चित्तम अर्थात चित्त या मन, रमेत अर्थात रमण करता है। नेक्स्ट, यस्मिन अर्थात जिस, वर्षा समय अर्थात वर्षा के समय में, सरेषु अर्थात सरोवरों में, शरत प्रसन्नम अर्थात शरत ऋतु के समान, सलिलम अर्थात निर्मल जल, चैका अस्ति सुशोभित होता है। कहने का तात्पर्य क्या बताया गया है बेटा इसके अंतर्गत, तो वह हम समझते हैं। तो देखिए, वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र कौ कश्यापि चित्तम रमेत। अर्थात वर्षा काल में या वर्षा के समय में इस सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण कर सकता है। अर्थात कहीं दूसरी जगह किसी का मन नहीं लगता है। यस्मिन वर्षा समय सरेषु शरत प्रसन्नम सलिलम चैका अस्ति। और जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवर में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपके सामने इस चैप्टर का नाम दिया गया है मरु सौंदर्यम, तो स्पष्ट सी बात है और सीधी सी बात है कि इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इस मरुस्थल की या इस मरुभूमि की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है, जिसके अनेक माध्यमों के आपका यहाँ वर्णन किया गया है। तो अनेक माध्यम है उसके वर्णन के। तो वहाँ एक श्लोक यह भी है कि वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र कौ कश्यापि चित्तम रमेत, कि वर्षा काल में इस सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण कर सकता है। अर्थात किसी का भी मन नहीं लगता इस मरुस्थल को छोड़कर। आगे उसने कहा कि जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। ये जो मरुस्थल है इसमें वर्षा के समय में भी जो है वह सरोवरों में, वर्षा काल का जो समय होता है उस समय भी जो सरोवर जो तालाब होते हैं उनके अंतर्गत कैसा शरद काल के जल के जो निर्मल जल होता है उसके समान होता है, उसी के समान सुशोभित होता है। क्लियर? पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 7। गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै किम नाम तद अन्न मरौ समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेय। देखिए क्या बताया इसके अंतर्गत बताया गया। सबसे पहले इसका नाम, गावः प्रसन्ना मनुजः प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै च देवाः प्रसन्ना। नेक्स्ट, किम नाम तत् यत् मरौ न समृद्धम
भवता विद्या समृद्धो विधेय। क्या बताया गया? गावे अर्थात गाए, प्रसन्ना अर्थात प्रसन्न है या संतुष्ट है, प्रसन्न होना या संतुष्ट होना। मनुजा अर्थात मनुष्य, प्रसन्ना अर्थात प्रसन्न है। व्रत दान यज्ञ च देवा प्रसन्ना, व्रत से, दान से और यज्ञ से देवा अर्थात देवता भी क्या है? प्रसन्न है। क्लियर? तो पहले वाली लाइन का अर्थ हुआ मनुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, व्रत दान और यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है, व्रत दान और यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। आगे नेक्स्ट लाइन का देखिए, किम नाम तत् यत मरौ ने समृद्धम, अर्थात कि किम नाम तत् यत मरौ, कि इस मरु प्रदेश में, इस मरु प्रदेश में ऐसा क्या है? किम नाम तत् यत मरौ ने समृद्धम, कि इस मरु प्रदेश में ऐसा क्या है जो प्रसन्न नहीं है या संपन्न नहीं है। किम अर्थात क्या, नाम अर्थात नाम, तत् यत मरौ जो इस मरुस्थल प्रदेश में, न समृद्धम जो समृद्ध नहीं है। ऐसा क्या है जिससे यह मरु प्रदेश संपन्न नहीं है, अर्थात सभी चीजों से संपन्न है। भवता विद्या समृद्धो विधे, इसलिए इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा भी विद्या से संपन्न करना चाहिए। इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा भी विद्या से क्या करना चाहिए? संपन्न करना चाहिए। मरुस्थल में गायें प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, व्रत और दान और यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। ऐसा क्या है जिससे ये मरु प्रदेश जो है वो संपन्न नहीं है, अर्थात सभी चीजों से क्या है? संपन्न है। इसलिए इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा विद्या से भी संपन्न करना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 8 की ओर। मानम मनीषिता मैत्री मरुदु उष्णम मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखम मरौ। देखिए सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। मानम मनीषिता मैत्री उष्णम मरुत मरीचिका मृगा मनुष्याणाम मूर्धनि उष्णीशा मरौ प्रमुखम। देखिए क्या बताया गया? मान, मान अर्थ होता है सम्मान, मनीषिता अर्थात विद्वत्ता, विद्वानता, जिसे हम विद्वत्ता कहते हैं। मैत्री अर्थात मित्रता। उष्णम मरुत, उष्ण मतलब गर्म और मरुत मतलब हवा, अर्थात गर्म हवा। मरीचिका अर्थात मृग तृष्णा, मृग इच्छा। और मृगा अर्थात हिरण। मनुष्यनाम मूर्धनि उष्णीशम, मनुष्य नाम अर्थात मनुष्यों के, मूर्धनि अर्थात मस्तक की, और उष्णीशम अर्थात पगड़ी, मनुष्यों के मस्तक की पगड़ी। मरौ प्रमुखम, ये सभी मरु की अर्थात मरुस्थल की या मरु प्रदेश की क्या है? प्रमुख हैं। क्या क्या चाहिए प्रमुख बताइए भाई मरुस्थल की? मानम सम्मान, विद्वत्ता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हिरण और मनुष्यों के मस्तक की पगड़ी, ये सभी मरु प्रदेश की या मरुस्थल की प्रमुख हैं। ये चीजें वहां की प्रसिद्ध हैं। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था मरु सौंदर्य। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के जो आपके प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षणे इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो ए है इसका
आचार्य चरक। इस पाठ में शरीर विज्ञान विचक्षण का विशेषण किसके लिए आया है? तो आचार्य चरक के लिए पहले ही श्लोक में आया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मरु सुवर्णो नैहि येन दृष्टे इत्यस्य अर्थो अस्ति। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सुवर्ण स्वर्ण रूपे व मरु देशे येन न दृष्टे, यानी बड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, सैकत वप्रशाणु इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। सैकत वप्रशाणु किसके लिए विशेषण प्रयोग किया गया है? तो इसका देखिए रम्य के लिए भी किया गया, सुकोमल के लिए भी किया गया, हेमवर्ण के लिए भी किया गया, और लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्तानि सर्वाणि अपि, इन सभी के लिए भी। तो यही इसका आंसर होगा बड़ी ई, उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मरो सौंदर्यम वर्धते विशेषतः। तो मरु सौंदर्य विशेष रूप से कौन सी ऋतु में अभी आया था आपके श्लोक में? वर्षा ऋतु में। क्लियर? नेक्स्ट है मरु देशे के प्रसन्ना संति। मरु प्रदेश में क्या प्रसन्न है? तो पहला ऑप्शन था गावे, गाय प्रसन्न होती है। दूसरा था मनुजा, मनुष्य भी प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट होता है देवा, तो देवता भी प्रसन्न है। और एते सर्वे अपि, यह सभी ही इसका आंसर होगा। तो बड़ी ई, एते सर्वे अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मानव मनीषिता इत्यादि पदानुसारम कियंती वस्तुनि मरुदेशे मुख्यानि प्रतिपदानि। तो इसमें आंसर होगा आ शब्द। क्लियर? देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है लघुत्तरात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आपका क्या प्रश्न है? चरक आचार्येण मरुभूमे का विशेषता प्रकटिता, यानी कि आचार्य चरक के द्वारा मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकट की। तो देखिए यहाँ कुछ चीजें हम प्रश्न विषय लेंगे और उसके बाद फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या लेते हैं हम यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्नों का जो क्या प्रश्न है उसके अंतर्गत हम देखते हैं। चरक आचार्य मरुभूमि विशेषता प्रकटिता यत् अयम देशे शुष्क है अपि स्नेहार्द भावैक रसै विशिष्ट है। अतः नित्य सस्य अस्ति। अतः नित्यम सरसः अस्ति। इसका तात्पर्य है चरक आचार्य ने मरुभूमि की विशेषता प्रकट करते हुए यह कहा है कि यह देश शुष्क है फिर भी स्नेह भाव के रस से युक्त विशिष्टता है इसकी। अतः इसलिए यह नित्य ही सरस है, नित्य ही सुंदर है। क्लियर? बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न है मरुदेशी सैकत वप्रा की दृशा संति। ब्रैकेट में दिया गया है बालू का स्तूपा, अर्थात मरु प्रदेश में बालू के टीले कैसे हैं। मरु प्रदेश में
बालू के टीले कैसे हैं, तो इसका आंसर जो होगा वह आपके सामने होगा ते रम्या, ते रम्या सुकोमला द्युतिमाना, द्युतिमाना हेमवर्णा चैसंती। अर्थात बालू के मिट्टीले कैसे हैं, तो ते रम्या वे रमणीय, सुकोमला सुकोमल, द्युतिमाना अर्थात चमकीले, हेमवर्णा चसंती और स्वर्ण युक्त या सोने के रंग के समान है। क्लियर? तो ये था आपका प्रश्न 6। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न 6 की। जानते हैं प्रश्न क्या है। वर्षा गमे मरो शोभा कीदृशी भवति। वर्षा ऋतु के आगमन पर मरुस्थल की शोभा कैसी होती है, तो देखिए यहाँ पर कीदृशी की जगह हम सुंदरम लिख सकते हैं। वर्षा गमे मरो शोभा सुंदरम भवति, तो यहाँ कीदृशी की जगह क्या करेंगे, सुंदरम। और आगे भी इसका आंसर अगर हम और एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं तदा मरौ सरेषु शरत प्रसन्नम सलिलम च का अस्ति। लिख देता हूं यहाँ पर आपको प्रश्न 6 का जो आंसर है। वर्षा गमे मरो शोभा, वर्षा गमे मरो शोभा सुंदरम भवति, और आगे भी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तदा मरौ सरेषु शरत प्रसन्नम, सरेषु शरत प्रसन्नम सलिलम चैका, सलिलम चैका। तो आपका आंसर होगा वर्षा के आगमन पर मरुस्थल की शोभा सुंदर होती है। तथा मरौ उस समय मरुस्थल जो है सरेषु शरत प्रसन्नम सलिलम चैकस्ति, सरोवर का जो जल है वह कैसा होता है, बड़ा निर्मल होता है, बड़ा सुंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मरु मरीचिकाम स्पष्टीकुर्वन्ति। मृग तृष्णा को स्पष्ट कीजिए, मृग तृष्णा क्या होती है। प्रश्न 6 की बात कर रहे हैं, उसमें पूछा गया है मृग तृष्णा कैसी होती है, तो लिखिए ग्रीष्म काले गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म काल में गर्मी के समय में मरुभूमि दूरतः जलयुक्तम प्रतिभाति तदा पिपासिता मृगा, तदा पिपासितः मृगा ताम प्रति धावन्ति
एतादृशं दृश्यम एवं मृतृष्णा, एतादृशं दृश्यम, एतादृशं दृश्यम एवं मृतृष्णा कथ्यते। ग्रीष्म काले मरुभूमि दूरते जलयुक्तं प्रतिभाति तदा पिपासिता मृगा तां प्रतिधावन्ति एतादृशं दृश्यम एवं मृतृष्णा कथ्यते। ऐसे दृश्य को क्या कहते हैं? समझ तो गए होंगे आप। गर्मी के दिनों में मरुस्थल की भूमि पे दूर से ही जल दिखाई देता है, चमकता है, तो वहां पर पिपासित प्यासे जो मृग हैं, हिरण हैं, वह उसकी ओर दौड़ते हैं। इस दृश्य को ही मृतृष्णा कहते हैं। तो ये थे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। अब बारी है आपके प्रश्न नंबर 2 की, जिसका मतलब है ख खंड का ख खंड के साथ में यथोचितम योजन आपको मिलान करना है, मैचअप वाला है। और मैचअप वाले प्रश्न के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको लाइनें नहीं खींच दिए। क खंड को तो जैसा प्रश्न है वैसा ही लिखना है, ख खंड को आपको सही उत्तर को उसके सामने लिखना है। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूं। पहला प्रश्न है चरक है, चरक का होगा शरीर विज्ञानम। चरक जो है वो किसके प्रणेता थे? शरीर विज्ञान के प्रणेता थे। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर विज्ञानम। नेक्स्ट है बहिर्विभूषणा, क्या होगा? नर्तनम। बहिर्विभूषण आया था मोर के लिए, मयूर के लिए आया था। और मयूर क्या करता है? नर्तनम करता है, नृत्य करता है। तो सही आंसर होगा बहिर्विभूषणम का नर्तनम। गंधर्व है, गंधर्व क्या होती है? समीर होती है, वायु होती है। तो इसका सही आंसर होगा समीर है। मूर्धा, इसका सही आंसर होगा उष्णिशम। तित्तिरा, इसका सही आंसर होगा विराव है। तित्रा मतलब तीतर, विराव करते हैं। कलिंगा, मतीरे कैसे होते हैं? तुंदिला, मोटे मोटे होते हैं। कुरंगमाना, कुरंगमा क्या होता है? समुद्र, उछल कूद करना। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की बारी है, देखते हैं क्या पूछा गया है। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानि पाठात अनिविश्य लिख्यन्ता। अधोलिखित पद दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची जो पद हैं उनको पाठ में से ढूंढ करके आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, पद दिया गया है विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ का पर्यायवाची जो पद है विचक्षण है। विचक्षण है, क्या होगा? विचक्षण है। विशेषज्ञ का विचक्षण है। रुक्ष का शुष्क है। रुक्ष मतलब भी सूखा और शुष्क मतलब भी सूखा। वायु का पर्यायवाची होता है समीर है। वायु का पर्यायवाची क्या होगा? समीर है। नेक्स्ट है उष्ट्र, ऊंट का क्या है? क्रमेलक है। ऊंट का क्या होगा? क्रमेलक है। स्रस्त्राणम उष्णिशम, उष्णिशम। नेक्स्ट हरिण का, हरिण का क्या होता है? हिरण का क्या होता है भाई? मृग है। मयूर का, मयूर का होगा बहिर्विभूषणम। बहिर्विभूषणम मयूर का। निशा काल का प्रदोष है। निशा काल का रात्रि का क्या होता है? प्रदोष है। और ये सभी जो शब्द हैं यह किसके अंतर्गत आए हैं? पाठ के अंतर्गत आए हैं।
यानी कि आपको वो पर्यायवाची लिखने हैं जो पाठ के अंतर्गत आए हैं। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 4। अब ये जो पद दिए गए हैं इनके आपको विलोम पद लिखने हैं, जो भी पाठ के अंदर से ही आपको लिखने हैं, पाठ में आए हुए हैं वो ही विलोम। विलोम मतलब आप समझते हैं उल्टे, उल्टा। जैसे शुष्क है, शुष्क मतलब सूखा, तो यहां क्या होगा? शुष्क का सरस है। नेक्स्ट है निंदित है, निंदा करना, तो यहां है प्रशंसित है। क्या है? प्रशंसित है। नेक्स्ट उष्ण, उष्ण गर्म, शीतल है। उष्ण का क्या होगा? ठंडा, यानी कि शीतल है। नेक्स्ट आपका जो पद है वो खिन्न है, खिन्न मतलब दुखी होता है, तो क्या होगा? प्रसन्न है। नेक्स्ट दरिद्र है, दरिद्र मतलब गरीब होता है, तो गरीब का जो होगा वो होगा समृद्ध है। नेक्स्ट अपमानम का, अपमान करना, यहां पर जो इसका विलोम होगा वह होगा मानम, मान करना। नेक्स्ट कृश, कृश है यानी कि कमजोर से होता तात्पर्य, तो यहां पर आएगा तुंदिल है, जिसका अर्थ होता है मोटे। नेक्स्ट जो है कठोर है, कठोर, उसका होगा मृदु, कोमल यानी कि। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है। बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 की। स्थूला अक्षर पदम आश्रित्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माण क्रियता, यानी कि जो स्थूल पद दिए गए हैं, जो मोटे अक्षर वाले पद हैं, उनको आधार करके आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। जो स्थूल पद है उसकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और उसके बाद में आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्लियर? तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर और किस तरीके से इन प्रश्नों का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले में अयम देश शुष्क अपि सरस है। यहाँ पर अयम जो आया हुआ है, इस अयम की जगह आपको कह लगाना है। तो लास्ट में तो आपका प्रश्न बनेगा कह देश शुष्क अपि सरस, और सरस के बाद में आप क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरे वाले में मरौ तुंदिला कलिंगा भवंती, तुंदिला की जगह आपको कीदृशा क्या करना है? कीदृशा शब्द लगाना है। तो आपका प्रश्न निर्माण जो होगा वह होगा मरौ कीदृशा कलिंगा भवंती, और भवंती के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रदोषे चेतांसी विक्षंती, तो प्रदेशों की जगह आपको लिखना है कदा। क्या लिखेंगे? कदा। तो आपका प्रश्न निर्माण होगा कदा चेतांसी विक्षंती, कदा चेतांसी विक्षंती, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। सुमेरु श्रृंगा मरौ भांति, इसमें सुमेरु श्रृंगा की जगह आपको लिखना है के। सुमेरु श्रृंगा की जगह आप लिखेंगे के। तो आपका जो प्रश्न निर्माण होगा वह होगा के मरौ भांति, और भांति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है तित्तिराणाम विरावय मधुर, तो यहाँ पर तित्तिराणाम की जगह आप लगाएंगे केशाम। क्या लगाएंगे? केशाम आप लिखेंगे। तो आपका प्रश्न निर्माण होगा केशाम विरावय मधुरे, और मधुरे की जगह बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका मरुदेश चरकेश्वरेण प्रशंसित है, तो मरुदेश की जगह आपको जो लिखना है वह लिखना है आपको क्या लिखना है?
कह, तो आपका प्रश्न बनेगा कह चरकेश्वरेण प्रशंसितः, कह चरकेश्वरेण प्रशंसितः। ठीक है, और उसके प्रशंसित के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है वह जितने मैंने श्लोक पढ़ाए हैं पहले तो उन श्लोकों को लिखेंगे, उसके बाद उनका अन्वय और देन उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ करेंगे, और जो अभ्यास प्रश्न मैंने कराए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में करना है। तो पहले श्लोकों का अर्थ करेंगे, उसके बाद में जो आपके प्रश्न हैं उनको आपको संस्कृत की नोटबुक में नीट एंड क्लीन रूप से करना है और साथ ही साथ उन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।